नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना की परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना का शिलान्यास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति ने दिल्ली घोषणा को स्वीकृति दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, आतंकवादी गुटों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के कारण सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती पैदा हो गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में नाम वापस लेने के बाद 413 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। गुजरात सरकार विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए समिति गठित करेगी। केंद्र ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध एक और वर्ष के लिए बढ़ाया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खराब वायु गुणवत्ता के कारण निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लागू। और सिडनी में T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 65 रन से हराया। पर्थ में कल भारत का दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री कल गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें सैन्य विमान का विनिर्माण एक निजी कंपनी करेगी। ये विमान असैन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। इस अत्याधुनिक परिवहन विमान की क्षमता 5 से 10 टन होगी। ये भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो विमान का स्थान लेगा। प्रधानमंत्री ने पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी का विचार रखा है। राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये एक सुझाव है और वे इसे राज्यों पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि देश भर में पुलिस बल की पहचान एक जैसी होनी चाहिए। जैसे आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है, वैसे ही पुलिस की वर्दी को लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ, उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति ने आतंकवाद के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल का मुकाबला विषय पर दिल्ली घोषणा को स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में आयोजित समिति की विशेष बैठक में आज दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकृति दी गई। दिल्ली घोषणा में समिति ने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने का आग्रह किया है। ये घोषणा मानवाधिकार कानून, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत अपने दायित्वों के अनुरूप है। घोषणा में सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और आतंकवाद से संबंधित अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है। घोषणा आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से न जोड़ने की पुष्टि करती है। सदस्य देशों से प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय आतंकरोधी सम्मेलनों और प्रोटोकॉल में शामिल दायित्वों को पूरा करने का भी आह्वान किया है।
दिल्ली घोषणा में समिति ने पुष्टि की है कि सभी स्वरूपों में आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में एक है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि एशिया और अफ्रीका में आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है और नई टेक्नोलॉजी के कारण सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर जयशंकर नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक के पूर्ण सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग और वर्चुअल करेंसी जैसी नई तकनीक आने से सरकारों और नियामक संगठनों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आतंकवाद के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आतंकवादी गुटों और संगठित आपराधिक नेटवर्कों द्वारा मानव रहित ड्रोन प्रणालियों का इस्तेमाल भी बड़ा खतरा बन गया है। इनकी मदद से आतंकवादी हमलों के लिए हथियारों के साथ ड्रग्स की भी तस्करी हो रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवादी गुट अफ्रीका में सुरक्षा बलों और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। These terrorist groups have been using unmanned aerial platforms such as drones and quadcopters for cross-border trafficking of drugs and arms and for carrying out terrorist attacks. And such risks are not limited to India. In Africa, drones have been used by terrorist groups to monitor movements of security forces and even of UN peacekeepers, making them vulnerable to terrorist attacks. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत के कार्यकाल के दौरान आतंकवाद रोधी अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सुरक्षा परिषद ने इस उद्देश्य के लिए विशेष प्रणाली विकसित की है। इसमें आतंकवाद का सामना करने के लिए विशेष प्रतिबंध लागू करने की व्यवस्था है। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में घाना की विदेश मंत्री शर्ली ए बोचवे से भेंट की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक रोधी समिति की विशेष बैठक में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया। ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत और घाना के ऐतिहासिक संबंध और संयुक्त प्रयासों से लोगों की भलाई के कार्य की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि घाना की एक गांव एक बांध और भारत की अमृत सरोवर पहल इसके अनूठे उदाहरण हैं। दोनों मंत्रियों ने आतंकवाद से निपटने, रक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खाद्य पदार्थ और पानी जैसे मुद्दों सहित विकास भागीदारी पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। भारत ने ईरान के शिराज में शाह चिराग दरगाह पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस जघन्य हमले से पता चलता है कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और गंभीर खतरा बना हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि सभी देशों को आतंकवाद और के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों के विरुद्ध एकजुट होना चाहिए और उसका मुकाबला करना समय की आवश्यकता है। भारत ने आतंकी हमले के पीड़ितों के परिजनों और ईरान के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की। श्री मोदी ने 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच होने वाले फीफा विश्व कप 2022 के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि उन्होंने कतर के अमीर को दीपावली की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश 2023 में भारत कतर राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष संपन्न होने के आयोजन संयुक्त रूप से मनाने पर भी सहमत हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आपकी और राष्ट्र की तरक्की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देश को जोड़ने वाली सड़कें, वाटरवेज, विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल, टेक्नोलॉजी से कामकाज आसान, जन कल्याण की योजनाएं, नए रोजगार, इस बहुआयामी प्रगति को गति देने में आपके टीडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस ई फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। अंतिम तिथि के बाद टीडीएस फाइल करने पर प्रतिदिन 200 का शुल्क और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। पैन तथा टैन का सही ब्यौरा देना न भूलें। यदि टीडीएस या टीसीएस योग्य कोई लेन देन नहीं है तो ट्रेसेस पोर्टल पर सूचित करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता।
कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज अंतिम दिन 92 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। इसके साथ ही अब 68 सीटों वाली विधानसभा के लिए कुल 413 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस के 8 बागी उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया है। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। राज्य में 12 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार के काम दिखाई दे रहे हैं। विकास की रफ्तार को हम थमने नहीं देंगे। हिमाचल के चहुंमुखी विकास के लिए ये डबल इंजन की सरकार फिर वापस आएगी। जैसे केंद्र ने आयुष्मान भारत योजना में 5-5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में 60 करोड़ जरूरतमंदों तक देने का काम किया, प्रदेश में जयराम जी की सरकार ने हिमकेयर योजना के माध्यम से 5 लाख का इलाज देने का काम किया। और ये डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संघ पहाड़ी ये दिखाएगा, जो पहले नहीं हुआ इस बार फिर सरकार रिपीट करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि उनके आग्रह पर जिन उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया है, उनको पार्टी में पूरा सम्मान मिलेगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने दावा किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी। इस बीच चुनाव विभाग ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कुल 7,881 मतदान केंद्र बनाए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सबसे अधिक 1,625 मतदान केंद्र कांगड़ा, जबकि सबसे कम 92 मतदान केंद्र लाहौल स्पीति में बनाए गए हैं। राज्य चुनाव विभाग ने 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ग्रामीण इलाकों में 7,235 जबकि शहरी इलाकों में 646 मतदान केंद्र बनाए हैं। कई ऐसे मतदान केंद्र राज्य में हैं जहां मतदान दलों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए 5 से 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। चंबा जिले के भरमौर आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र का चसक भटोरी एक ऐसा ही मतदान केंद्र है जहां मतदान दल को करीब 14 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ेगी। कुल्लू जिले में बंजार निर्वाचन क्षेत्र का शक्ति सबसे दूर का मतदान केंद्र है जहां मतदान दलों को 10 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी होती है। मंडी जिले का मझगान मतदान केंद्र पहुंचने के लिए मतदान दल को 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में चुनाव अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कठिन मतदान केंद्रों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के मतदान केंद्र न केवल उम्मीदवार की हिम्मत का परीक्षण करते हैं, बल्कि कई चुनाव अधिकारी की सहन शक्ति का परीक्षण करते हैं, क्योंकि उन्हें लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। गुजरात सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने आज गांधीनगर में संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज बैठक के दौरान समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि समिति में 3 या 4 सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। श्री रूपाला ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए गुजरात सरकार को बधाई देते हुए इसे प्रधानमंत्री की एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के अनुरूप बताया। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर शुरू होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। निर्वाचन आयोग ने आज बताया कि 2 दिवसीय सम्मेलन 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार करेंगे। समापन सत्र की अध्यक्षता निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय करेंगे। आयोग ने चुनाव अखंडता पर समूह के नेतृत्व के रूप में एक सहयोगी दृष्टिकोण अपनाया और ग्रीस, मॉरिशस और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम IFEC को सह नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया। इस सम्मेलन में 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों IFES,
अंतर्राष्ट्रीय आइडिया और यूएनडीपी सहित 11 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के लगभग 50 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना की परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना का शिलान्यास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति ने दिल्ली घोषणा को स्वीकृति दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, आतंकवादी गुटों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के कारण सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती पैदा हो गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में नाम वापस लेने के बाद 413 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। गुजरात सरकार विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए समिति गठित करेगी। केंद्र ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खराब वायु गुणवत्ता के कारण निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लागू। और सिडनी में T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 65 रन से हराया। पर्थ में कल भारत का दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला। दिल्ली में AIR FM गोल्ड आ रहा है नए सुर, ताल और लय के साथ। हर घंटे समाचार, नए रोचक कार्यक्रम और समसामयिक विषयों पर चर्चा। 1 नवंबर से एक बार फिर आप, हम और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वही आपका मनपसंद रेडियो चैनल AIR FM गोल्ड खरा सोना। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता में वृद्धि और मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए चीनी निर्यात पर प्रतिबंध 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 31 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगा। इससे पहले चीनी निर्यात पर प्रतिबंध इस वर्ष 31 अक्टूबर तक लगाया गया था। बढ़ती महंगाई के बीच भारत में चीनी के मूल्यों को कम करने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। ये प्रतिबंध अमेरिका और यूरोपीय संघ को निर्यात की जाने वाली चीनी पर लागू नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश के विभिन्न राष्ट्रीय डिजाइनिंग संस्थानों के विद्यार्थियों से अभिनव व्यावसायिक समाधानों के लिए वैश्विक बाजार के साथ साथ स्वदेशी उत्पादों और व्यवसायों का उपयोग करने का आह्वान किया है। श्रीमती सीतारामन और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज हैदराबाद में फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और भारतीय पैकेजिंग संस्थान सहित 5 राष्ट्रीय संस्थानों के विद्यार्थियों को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने विद्यार्थियों से स्थिरता और टिकाऊ जीवन शैली को प्रदर्शित करने के लिए आधुनिक डिजाइनों की खोज की जगह विभिन्न क्षेत्रों के डिजाइन में भारतीय पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने का आह्वान किया। Design itself will have to have a lot more wider spectrum of application. So NID-like institutions should widen their area of activity to look at other areas where design will be of use, commercial use as well. NIDs approved some kind of a certification given. We ran this center in coastal Karnataka where there is a big actual benefit in setting up that institution because they have a very good, some kind of design instinct for making jewelry. So that institution today has come of great use for rural girls who come here to learn the technique. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विभिन्न डिजाइनिंग संस्थानों से आम लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए व्यावसायिक समाधान खोजने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। In only 10 days, Indian industry rose to the challenge, and it must have been somebody like one of you who developed an indigenous swab, high quality. From 18 rupees, the cost came down to 1 rupee 40 paise, and we never saw the shortage of swabs anywhere in the country. Similarly, when we needed ventilators in a big way across the country, or we needed rapid testing kits, it was India which innovated, which produced high quality products, made sure it met India's needs.
श्री गोयल ने कहा कि दुनिया भर में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। उन्होंने वस्त्र उद्योग से वैश्विक बाजार हिस्सेदारी में अपना हिस्सा बढ़ाने का आह्वान किया। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि 5G सेवाओं की शुरूआत से स्टार्टअप व्यवस्था को गति मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि देश भर में 80,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं। वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारिक समुदाय से अपील की है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचप्रण के हिस्से के रूप में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान करें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक दायित्व पर बल देते हुए श्री पीयूष गोयल ने व्यापारियों से कहा कि वे उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करें और मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे की सहायता करें। कल हैदराबाद में तेलंगाना वाणिज्य और उद्योग मंडलों के परिसंघ FTCCI के सदस्यों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि वे अपने बजट का कम से कम 5% एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के लिए आवंटित करें। इससे आत्मनिर्भर भारत में दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों की मदद की जा सकेगी। श्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि चावल के निर्यात के बारे में फिलहाल नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद न्याय की दिशा में हुए जबरदस्त विकास के लिए भारतीय न्यायपालिका की प्रशंसा की। श्री रिजिजू ने आज असम में काजीरंगा में पर्यावरण और सतत विकास न्यायपालिका की भूमिका तथा भारतीय न्यायपालिका का डिजिटलीकरण न्याय प्रदान करने में इसका प्रभाव विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के सतत विकास के लिए न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली की परिकल्पना को पूरा करने के लिए नियम सुविधाजनक हो। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48A प्रकृति की सुरक्षा और देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार के सहयोग से किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आपकी और राष्ट्र की तरक्की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देश को जोड़ने वाली सड़कें, वाटरवेज, विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल, टेक्नोलॉजी से कामकाज आसान, जन कल्याण की योजनाएं, नए रोजगार, इस बहुआयामी प्रगति को गति देने में आपके TDS की महत्वपूर्ण भूमिका है। 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए TDS ई-फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। अंतिम तिथि के बाद TDS फाइल करने पर प्रतिदिन 200 का शुल्क और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। पैन तथा टैन का सही ब्यौरा देना न भूलें। यदि TDS या TCS योग्य कोई लेन देन नहीं है तो ट्रेसेस पोर्टल पर सूचित करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु की बिगड़ती गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए भवन निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति ने चरणबद्ध राहत कार्रवाई योजना के अंतर्गत ये प्रतिबंध लगाया है। आयोग ने आज समग्र वायु गुणवत्ता मानकों की व्यापक समीक्षा बैठक की। आयोग ने कहा कि प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों और पराली जलाने की घटनाओं में अचानक वृद्धि के कारण पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आयोग ने नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और खुले में वस्तुओं को न जलाने की भी सलाह दी है। दिल्ली में रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ अभियान पर उपराज्यपाल द्वारा रोक लगाने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजभवन पर प्रदर्शन किया।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली सरकार पर्यावरण स्वच्छता के लिए पिछले कई सालों से रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ अभियान चला रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों के साथ मिलकर एक आपात सेवा नेटवर्क और क्रॉस रेफरल सेवा स्थापित करने पर काम कर रहा है। इस संबंध में आज एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने दिल्ली स्थित केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अस्पतालों के निदेशक और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ बैठक की। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर डी.के. शर्मा ने बताया कि इसके तहत एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। हम लोग जो है आपस में एक नेटवर्क बनाएं, इमरजेंसी सर्विसेज का एक नेटवर्क बनाएं, एक क्रॉस रेफरेंस की सिस्टम को डेवलप करें और क्रॉस रेफरेंस करते हुए कम्युनिकेशन रखें, ताकि पेशेंट को ऐसे नहीं है कि आप लिख के दे दिया कि यहाँ से वहाँ चले जाइए। पहले जो है उस क्रॉस रेफरेंस में बात करें ताकि पेशेंट को जहाँ पे उसको सही इलाज के लिए भेजा जा रहा है तो वहाँ पे उसको रिसीव किया जाए और उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट सही सेंटर में, उसको स्टेबलाइजेशन तो वहीं पर होगा जहाँ पे वो इनिशियल जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो उसका आगे का इलाज जो है वो एक सही सेंटर में सही ढंग से हो पाए। हम लोग इसकी फ्रीक्वेंट मीटिंग करेंगे ताकि जहाँ पर भी एक दूसरे के साथ कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं उसमें डिस्कस करके एक सिस्टम को डेवलप किया जा सके। बिहार में औरंगाबाद के शाहगंज क्षेत्र में एक गैस सिलेंडर फटने से हुए शॉर्ट सर्किट के कारण लगी भीषण आग से 5 पुलिसकर्मियों सहित 30 लोग घायल हो गए। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है। आग बुझाने के प्रयास में पुलिसकर्मी झुलस गए। सूत्रों का कहना है कि छठ पूजा के लिए प्रसाद तैयार करने के दौरान सिलेंडर लीक हो रहा था। बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित देश में विभिन्न स्थानों पर आज आस्था का पर्व छठ पूजा के अंतर्गत खरना मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने आज उपवास रखा और अस्ताचलगामी भगवान सूर्य की पूजा में खीर, मिष्ठान और फल अर्पित किए। श्रद्धालु अब अगले 36 घंटे तक निर्जल उपवास करेंगे। हमारे पटना संवाददाता ने बताया कि भक्तिमय माहौल के बीच छठ पूजा के लिए लोग विभिन्न सूर्य मंदिरों में जा रहे हैं। इसमें औरंगाबाद, नालंदा और पटना जिले का सूर्य मंदिर शामिल है। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज सिडनी में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 65 रन से हरा दिया। जीत के लिए 168 रन के जवाब में श्रीलंका की टीम 19 ओवर और 2 गेंद में 102 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 167 रन बनाए। विश्व कप में कल पर्थ में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 से खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में इस जोड़ी ने कोरिया की चोई सोल गोई और किम वोन हो की जोड़ी को लगातार गेम में 21-18, 21-14 से पराजित किया। फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। भारत के शंकर मुथुस्वामी जूनियर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। शंकर ने थाईलैंड के पानित चाओपान को 21-13, 21-15 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में लक्ष्य सेन ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया था। वहीं महिलाओं में साइना नेहवाल ने 2008 में स्वर्ण पदक जीता था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना की परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना का शिलान्यास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति ने दिल्ली घोषणा को स्वीकृति दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, आतंकवादी गुटों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के कारण सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती पैदा हो गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में नाम वापस लेने के बाद 413 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। गुजरात सरकार विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए समिति गठित करेगी। केंद्र ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खराब वायु गुणवत्ता के कारण निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लागू। और सिडनी में T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 65 रन से हराया। पर्थ में कल भारत का दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।